दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा रक्त दिया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। आप सब तो जानते ही हैं कि रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं तक भोज्य सामग्री, हार्मोन्स तथा ऑक्सीजन का वितरण होता है। अगर रक्त न हो तो ये सारी क्रियाएं बाधित होती हैं। और ये होता कैसे है? जब हमारा हृदय धड़कता है तो हमारी धमनियों में, शिराओं में, केशिकाओं में रक्त सर्कुलेट होता है, यानी कि रक्त परिभ्रमित होता रहता है। और इस वजह से वह रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता रहता है और अपने साथ भोज्य सामग्री, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक चीज़ें ले जाता है और उन अंगों में, ऊतकों में और कोशिकाओं में जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है उसको भी ये वापस लाकर बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ऐसे में रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। आप इसकी उपयोगिता को इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हम भोजन, ये मुख से भोजन करते हैं तो भोजन यहाँ से खिसक कर हमारे आहार नाल में, आमाशय में पहुँचता है। आमाशय से बड़ी आँत, छोटी आँत में होता हुआ फिर रक्त में विलीन हो जाता है। लेकिन वो भोज्य पदार्थ हमारे मस्तिष्क में, यहाँ भोजन तो नीचे गया लेकिन यहाँ कैसे पहुँचता है? तो यहाँ पहुँचता है वो रक्त के माध्यम से। रक्त जब परिभ्रमण के दौरान, जब धमनियों में दौड़ता है, केशिकाओं में दौड़ता है, शिराओं में दौड़ता है, तो वो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। आँख में, कान में, नाक में, हर जगह पहुंच जाता है। तो वहाँ भी भोजन की खुराक और ऑक्सीजन पहुंचती रहती है, जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, ऊतक ये जीवित रहते हैं। और मस्तिष्क में जो मास्टर ग्रंथि है वो हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। रासायनिक जो समन्वयन होता है वो आंतरिक जो ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्सों से होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मस्तिष्क में मास्टर ग्रंथि होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। तो इससे निकलने वाले हार्मोन्स फिर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। यही कारण है कि जब रक्त हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमें अनेक प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी चोट लगने पर, एक्सीडेंट होता है, व्यक्ति तो चोट लग जाती है, उस समय ज़्यादा मात्रा में खून निकल जाता है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे में सभी लोगों के जेहन में बात आई कि अगर रक्त कम हो गया है तो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से निकाल कर रक्त उसके शरीर में चढ़ा के उसकी जान बचाई जाए। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि रक्त चढ़ाने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में रक्त हो जाता है चढ़ाने पर, उसके बावजूद भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इस पर विचार मंथन करने के बाद सर्वप्रथम लैंड स्टीनर तथा उनके शिष्य वीनर ने देखा कि समान से दिखने वाले रक्त में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और वो समान प्रकार का जो रक्त होता है वो रक्त मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं या कार्पुसेल्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा जो है रक्त का लगभग 50 से 55% भाग होता है और जो कार्पुसेल्स होता है वो होती है लगभग, यानी कणिकाएं 45 से 45%। तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं की जांच करने के बाद लैंडस्टीनर ने देखा कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी ये होती है किसमें? प्लाज्मा में। और रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं।
जैसे WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स है। तो यहाँ पर WBC और प्लेटलेट्स को निकाल दें तो RBC मुख्य रक्त का जो मुख्य अवयव है वो होता है RBC। और RBC में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त पूरा जो है लाल होता है। तो RBC में होती है एंटीजन। तो लैंडस्टीनर ने देखा कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडी है और RBC में पाई जाने वाली जो प्रोटीन सेल्स के बाहर जो प्रोटीन होती है तो एंटीजन, उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और एंटीबॉडी और एंटीजन की विभिन्नता के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया, ए बी, AB और O। AB और O, ये रक्त को 4 वर्ग में बांटा गया, AB और O। इसके आधार पर रक्त का डिवाइडेशन किया गया। लेकिन बाद में ये इन रक्तों में बाद में वीनर ने रीसस बंदर, यानी जो लाल मुंह वाला बंदर होता है, अपने भारत में बहुतायत में पाया जाता है, उसके रक्त की जब उसने जांच करने लगा तो उसने देखा कि बंदर की जो RBC सेल्स होती है उसके बाहर एक अलग तरीके से प्रोटीन पाई जाती है जिसे उन्होंने RH नाम दिया, RH प्रोटीन या RH फैक्टर का नाम दिया। और उसने देखा कि कुछ बंदरों में RH प्रोटीन होती है और कुछ में नहीं होती है। तो जिसमें RH प्रोटीन होती है उसे सकारात्मक के रूप में लिया गया और उसे RH पॉजिटिव कहा गया। और जिसमें RH प्रोटीन, जिस बंदर के RBC सेल्स के बाहर सतह पर RH फैक्टर नहीं, RH प्रोटीन नहीं पाई गई, उसे उन्होंने RH निगेटिव नाम दिया। तो इस आधार पर जो अभी तक आप देख रहे थे कि ये 4 ग्रुप में, 4 वर्ग में बांटा गया था रक्त को, तो RH फैक्टर और RH निगेटिव, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव के आधार पर अब रक्त को कुल मिला के 8, जनरली तौर पर अगर पूछा जाता है तो आप रक्त वर्ग को सिर्फ 4 वर्ग में विभाजित दिखाएंगे, 4 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन हायर स्टडी में जब रक्त आधान की बात आती है तो ये RH फैक्टर को लिया जाता है। और यहाँ पर उस RH फैक्टर के आधार पर अब हम देखेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा रक्त दिया जा सकता है। तो ये RH फैक्टर बाद में रीसस बंदर पर खोज होने के बाद मनुष्यों में भी जब गहन जांच हुई तो मनुष्यों में भी इस तरीके के RH फैक्टर दिखाई दिए। और जिस व्यक्ति में RH फैक्टर दिखाई दिया, जैसे मान लीजिए कि हमारा AB ब्लड ग्रुप है, तो हमारे अंदर अगर RH फैक्टर है हमारे रक्त में तो हमें AB पॉजिटिव कहा गया। और कुछ व्यक्तियों में AB वाले व्यक्ति के रक्त समूह में अगर RH फैक्टर नहीं है तो उसे AB निगेटिव कहा गया। तो इस आधार पर रक्त को कुल मिला के अब यहाँ पर 8 देख रहे हैं, A-, फिर A+, B-, B+, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वर्गों में कुल मिला के यहाँ पर हम आधान के लिए रक्त जब चढ़ाने के लिए होता है तो ये बहुत ज़रूरी है। इन 8 की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना गलत तरीके से अगर रक्त चढ़ाया जाएगा तो आदमी की डेथ हो सकती है। क्योंकि विपरीत जब रक्त चढ़ाए जाते हैं जिनसे एंटीजन और एंटीबॉडी मेल नहीं खाती, अगर इस तरीके का रक्त अगर गलती से चढ़ गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में रक्त आधान के करते समय बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी थीसिस इसकी जानकारी रहनी चाहिए। देखते हैं, आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति का रक्त ग्रुप A- है तो वह ले सकता है किस वर्ग के व्यक्ति का खून। तो यहाँ पर देखिए A- वाला जो व्यक्ति है आवश्यकता पड़ने पर A निगेटिव तथा
ओ निगेटिव से रक्त प्राप्त कर सकता है। अगर आपका रक्त ग्रुप ए प्लस है, ए पॉजिटिव है, तो वह ले सकता है किससे? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव तथा ओ निगेटिव से। यानी ये चार लोगों से, रक्त ग्रुप वाले लोगों से रक्त ले सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर बी माइनस, बी निगेटिव अगर किसी का रक्त ग्रुप है तो वो ले सकता है किससे? बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से। अगर बी पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है, उसे आवश्यकता पड़ती है चोट लगने पर या गंभीर बीमारी पर आवश्यकता पड़ती है रक्त की, तो वो ले सकता है बी प्लस वाला, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव से। इसी तरीके से ए बी माइनस यानी कि ए बी निगेटिव जिसका रक्त ग्रुप है वो किससे ले सकता है? इसको यहाँ पर देखिए, ए बी निगेटिव वाला व्यक्ति ए बी निगेटिव, बी निगेटिव, ए निगेटिव तथा ओ निगेटिव से रक्त ले सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो किससे ले सकता है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव तथा ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव से रक्त ले सकता है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लगभग सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकता है ए बी पॉजिटिव। तो इसीलिए इसे सर्वग्राही, ए बी पॉजिटिव वाले को सर्वग्राही कहा जा सकता है। सर्वग्राही जनरल स्टडी में आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सर्वग्राही रक्त ग्रुप कौन सा है, तो अक्सर यही आंसर दिया जाता है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही होता है, क्योंकि वो सभी से ले सकता है। लेकिन हायर स्टडी में जब हम इसको और ज़्यादा विस्तारित करेंगे तो यहाँ पर ए बी पॉजिटिव वाला रक्त जो है वो सभी से ले सकता है। देखिए यहाँ पर जो ए बी निगेटिव वाला है सिर्फ 1 2 3 4 से ही ले सकता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव वाला 8 ग्रुपों से देखिए यहाँ पर रक्त ले सकता है। और अब हम बात करते हैं ओ रक्त ग्रुप ओ को वैसे तो सर्वदाता कहा जाता है, ये सबको रक्त दे सकता है। जनरली देखा जाए तो वो रक्त ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर RH फैक्टर और RH निगेटिव की बात करें तो वो निगेटिव जो है वो ले सकता है सिर्फ ओ निगेटिव से, और वो प्लस यानी कि ओ पॉजिटिव ले सकता है किससे? ओ प्लस एवं ओ निगेटिव दोनों से। तो यहाँ पर अब देखिए ये सर्वदाता क्यों है और इसमें से कौन सा सर्वदाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि देखिए वो निगेटिव यहाँ भी है, ओ 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 निगेटिव यहाँ भी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओ निगेटिव जो है सर्वदाता रक्त समूह है।